हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा एग्जाम नज़दीक आ रहा है बट पैनिक नहीं करना है, ध्यान से फोकस करना है, धीरे धीरे एक एक लेक्चर को कवर करते चलना है एंड मार्क्स को गेन करते चलना है। जैसे आज के अगर लेक्चर को आप देखते हैं तो तकरीबन आप मिनिमम 5 to 10 मार्क्स के हकदार हो जाते हैं थेरेपेटिक्स में। जी हाँ, 5 से 10 नंबर कंफर्म। नहीं आएगा तो बताना, ये लेक्चर अपलोडेड रहेगा। 100% 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आज के लेक्चर में हम दो डिजीज़ कवर करेंगे, एक होगा एंजाइना और दूसरा होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर आता है। तो जब आप फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 2A में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं और एग्जाम में कई बार ऐसे भी सवाल आए हुए हैं कि भैया बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, या फिर एग्जाम्पल में पूछ देगा भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर वाले में कि भैया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के नाम लिखो दो गो। तो आप लिखोगे क्या क्या? कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। जैसे हाइपरटेंशन, तो हाई ब्लड प्रेशर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अच्छे तरीके से। आज के क्लास में हम लोग एंजाइना पढ़ेंगे और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी इसी को हम लोग शॉर्टकट में MIB कहते हैं, MIB कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? एक नंबरिया क्वेश्चन क्लियर करते चलो, एक नंबरिया आपका क्लियर होगा तो आपके बहुत अच्छे नंबर उठने के चांसेस हैं। हार्ट अटैक, इसी को हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी हार्ट अटैक जो आता है वो आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। जबकि एंजाइना का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एंजाइना बीमारी है इसमें सबसे ज़्यादा मेन इसका सिम्टम क्या है, एंजाइना का सिम्टम क्या है? तो इसको आप चेस्ट पेन भी कह सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है, या ना सीने में दर्द होता है। किधर साइड? दिल के साइड, है ना, लेफ्ट होता है ना, आपका हृदय किधर होता है? लेफ्ट। तो मैं सीधा सीधा एक नंबरिया क्वेश्चन डील कर रहा हूँ कि बताओ भैया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन सा है? हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हाइपरलिपिडीमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एंजाइना से रिगार्डिंग इमेज है जहाँ पर मैंने आपको सीधा सीधा बताया एंजाइना में क्या होता है। चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है। सीधा एक नंबरिया पे फोकस रखो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको शॉर्टकट में MI, ध्यान रखना MI का फुल फॉर्म आ सकता है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मार देना आंसर में। एंड ध्यान रखना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ही हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे अभी 1 बाय 1 हम लोग एंजाइना बीमारी पढ़ेंगे। एंजाइना को हम लोग पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस दे देते हैं। क्या कह देते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस नाम दे देते हैं। एंड ध्यान रखना क्या कह रहा है, देखो, द टर्म एंजाइना, एंजाइना का मतलब ही होता है दोस्त चेस्ट पेन। क्या होता है? चेस्ट पेन। एंड ये चेस्ट पेन क्यों होता है थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे आपका हार्ट होता है, ठीक है, आपका जो हार्ट होता है, आपको पता है कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट आपका काम क्या करता है? पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। जी हाँ, हाँ करता है सर। तो याद रखना कि जो ये चेस्ट पेन होगा वो किस साइड में ज़्यादातर होगा। एंजाइना वाला चेस्ट पेन जब भी सीने में दर्द होता है तो किधर होगा? तो आपका हार्ट को हिंदी में दिल कहते हैं और दिल में लास्ट में L है, यानी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपको चेस्ट में पेन होगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अगर होगा और लेफ्ट शोल्डर की ओर जाएगा, फैलेगा, तो समझ जाना कि वो एंजाइना का दर्द है। एंड ये दर्द होता क्यों है? तो एक्चुअली दिल के मांसपेशियों में दर्द उठ जाता है। दिल के मांसपेशियों में कैसे सर? तो आपका हार्ट ऑलवेज क्या करता रहता है सर? तो आपका हार्ट ना रात दिन एक करता है ना। गाना भी सुनेंगे, रात दिन तुझको मैं याद करता हूँ। तो यहाँ पर दिल का भी काम कुछ ऐसा ही है, गधों की तरह रात दिन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है कि नहीं? हार्ट बीट करता रहता है। तो कोई भी मसल्स है उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी पता है। कोई भी मसल्स है
है ना, उसको क्या चाहिए होता है, काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो उसी तरीके से हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन हार्ट को पहुंचाने के लिए, हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक आर्टरी होती है, आर्टरी होती है। मान लो ये वाला आर्टरी मैं फोटो बना देता हूँ, ये एक कोरोनरी आर्टरी इसका नाम होता है। क्या होता है, ये बहुत बड़ा, पूरे कहानी का विलेन यही है, हीरो भी कह लो, विलेन भी कह लो, हीरो कह लो इसको। कोरोनरी आर्टरी, इसको नोट कर लीजिएगा, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो यहाँ से कोरोनरी वेन के माध्यम से ब्लड को निकाला भी जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके कोरोनरी आर्टरी, जिस आर्टरी के माध्यम से हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई होता है, उसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, उसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। सर ये ब्लॉकेज क्यों होता है, अलग अलग कारण की वजह से हो सकता है। मेन हो जाता है क्या, ज़्यादातर ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो डिपॉजिट हो जाता है, वो जमा हो जाता है, या तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेक का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि गांठ बन जाता है, यहाँ पे जम जाता है, और रास्ते में रुकावट होता है, रास्ते में रुकावट होता है, लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉकेज नहीं होता है, ब्लॉकेज नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस बचता है, जिससे कि प्रॉपर अगर देखो तो ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट की मांसपेशियों में दर्द उठ जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट की मांसपेशियों में दर्द उठ जाता है, क्योंकि वो काम तो करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा। आप ऐसे ही सोच लो कि आप जब लगातार दौड़ जाते हो तो आपके पैर के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, कारण क्योंकि ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रहा और जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो, है कि नहीं, इस वजह से उसमें दर्द हो गया। जस्ट लाइक दैट, आपका दिल का जो मांसपेशी कार्डियक मसल है, पता है ना दिल किससे बना है, कार्डियक मसल से, वहां पे भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा तो वहां क्या होगा, दिल में दर्द उठ जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ दिल में दर्द उठेगा। एंड यही दिल का दर्द, चूंकि दिल लेफ्ट साइड में है तो हमें सीने में दर्द उठ जाता है, क्योंकि दिल आपका क्या है, सीने में है, एंड ये दिल लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट शोल्डर की ओर ये फैलता है। तो यहां पर मेनली कारण क्या हुआ, ध्यान से सुनना, तो कोरोनरी आर्टरी में कहते प्रॉब्लम आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, प्लेग बन गया, है ना। तो ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी में प्लेग बनने की वजह से ब्लड क्या पूरी तरीके से बंद हो गया, नो, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, नहीं, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी यहां पर जो ब्लड सप्लाई हो रहा था, ब्लड ऑक्सीजन जाता है किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, आरबीसी लेके जाता है, हाँ। तो ध्यान रखना कि ये जो आपका ब्लड का सप्लाई इनएडिक्वेट, यानी कम अमाउंट में, जितना जरूरत था उतना पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे वहां पर दिल में दर्द उठ गया, समझ रहे हो। तो एंजाइना जस्ट वही चीज है। तो टर्म एंजाइना रेफर्स टू चेस्ट पेन ब्राउट ऑन बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, यानी हार्ट मसल पर ऑक्सीजन सप्लाई सही मात्रा में, इनएडिक्वेट का मतलब लिख लो कम मात्रा में, कम मात्रा में जाता है, तो इससे हमें सीने में दर्द उठ जाता है। इट इज अ साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ध्यान रखना ये साइन है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। कारण बताओ क्यों, क्योंकि किसका ब्लॉकेज हो रहा है, क्या ब्लॉक हो जा रहा है, या तो क्या ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का फुल फॉर्म पूछा, कई बार CAD भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्यों कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ गए थे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ही रिस्पॉन्सिबल है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए। एंड फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ए टाइटनेस, बहुत ज्यादा सीने में संकुचन महसूस होगा, प्रेशर फील होगा, स्क्वीजिंग इन द चेस्ट, ऐसा लगेगा, स्क्वीजिंग मतलब होता है निचोड़ना, चेस्ट में कोई कुछ निचोड़ रहा है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्ड इमेज दिखाता हूँ, अब शायद समझ में आएगा। जैसे देखो ये आपका हार्ट है, हार्ट में जो उसके कोरोनरी आर्टरीज हैं उसको दिखाया गया है, एंड आपको दिख रहा होगा कुछ पीला पीला, कुछ पीला पीला जम गया है ना, हाँ जम गया है। एंड वो जमा हुआ क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो जम जाता है, जिस वजह से कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं, या तो ऑब्स्ट्रक्शन आप कह सकते हो, जिससे कि दिल के मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दर्द एहसास हो जाएगा। ये होता है दोस्त एंजाइना। कितने को समझ में आया ये बताओ,
है ना। ये देखो, इतना बात अगर समझ में आ गया तो एग्जाम में आप अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हो दोस्त, समझना जरूरी है, बाकी आगे सारी चीजें इसी पर खेल चलता है। एंड पहले एक बार कमेंट में दिल बना देना जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो मैं 2-4 सवाल पूछ रहा हूं, एक नंबरिया पूछ रहा हूं, सीधा बनता है बताना। बताओ एंजाइना वर्ड का मतलब क्या होता है? एंजाइना वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्त? तो चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। अच्छा, एंजाइना किस प्रकार की डिजीज है? एंजाइना किस प्रकार की डिजीज है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कैसा डिजीज है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज को शॉर्ट कोट में CADB कहते हैं। या फिर ऐसे सवाल बनेगा कि एंजाइना में कौन सा आर्टरी, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है? तो कोरोनरी आर्टरी में। अच्छा, एंजाइना में, एंजाइना बीमारी में हार्ट मसल तक क्या ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है या फिर ब्लड सप्लाई कम मात्रा में होता है? बताओ, कम मात्रा में या पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है? तो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं दोस्त, पूरी तरीके से ब्लॉक होगा तो इंसान मर जाएगा। यहां पर इनएडिक्वेट मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, कम हो जाता है ब्लड का सप्लाई, जिस वजह से सीने में दर्द एहसास होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ये हो गया एंजाइना पेक्टोरिस, ये हो गया आपका एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन जस्ट थोड़ा सा बदल दो तो हार्ट अटैक इसी को कह दोगे या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, इफ कंप्लीट ब्लॉकेज, जैसे आपका मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना, अगर यहां पर आपका ये हार्ट है ना, एंड हार्ट को जो ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, मैं बना देता हूं कोरोनरी आर्टरी, है ना। कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया किसी कारणवश, मान लो अंदर में थ्रोम्बस बन गया, ब्लड क्लॉट आकर के वहां जमा हो गया एंड पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज किसी कारण हो सकता है, बताएंगे क्या क्या कारण होगा। कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई स्टॉप, ब्लड सप्लाई स्टॉप। एंड ब्लड सप्लाई जैसे स्टॉप हुआ, आपका हार्ट प्रॉपर काम करना बंद कर देगा दोस्त। हार्ट के सेल क्या हो जाएंगे? टिश्यूज मरने लग जाएंगे, टिश्यूज डेड होने लग जाएगा, टिश्यू डेड होने लग जाएगा। कौन सा? हार्ट का जो सेल है वो डेड होने लग जाएगा, जिस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक में भी ऐसा है, हार्ट अटैक में भी बहुत अचानक से तेजी से सीने में दर्द होता है एंड फिर इंसान का, ये तो इमरजेंसी कंडीशन है दोस्त। हार्ट अटैक में इमरजेंसी में अगर जो दवा नहीं चली, इमरजेंसी में तुरंत से एडमिट नहीं हुआ पेशेंट के पास, तो एक इंसान को 2 से 3 हार्ट अटैक ज़्यादा से ज़्यादा झेल सकता है, उसके बाद नहीं, है ना। फिर थोड़ा दिन बाद कुछ होता है ना, समझ रहे हो बात को। तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है क्योंकि पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई हार्ट को ब्लॉकेज हो जाती है। तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी किस में होगा? हार्ट अटैक में होगा। किस में होगा? हार्ट अटैक में होगा। उसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। जबकि एंजाइना में अगर किसी को क्रोनिक एंजाइना है, लंबे समय तक एंजाइना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कारण क्योंकि उसको पहले से ही ऑब्स्ट्रक्टेड है, थोड़ा सा भी कुछ भी यहाँ पर आकर के प्लेटलेट वगैरह जमा हो गया तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। अब समझ में आया दोनों में अंतर? दोनों में अंतर समझ में आया, एंजाइना और हार्ट अटैक में? चलो, अगर समझ में आया तो कमेंट में दिल बनाओ। मेन 5 मिनट अगर आप ध्यान मेरी बात को सुन गए होंगे, समझ गए होंगे, तो आप समझ जाओगे पूरा क्लास आपको मजा आने वाला है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है देखो, मेनली एंजाइना में आपका जो नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी ऐसा होना चाहिए, देखो कितना अच्छा से पूरी तरीके से खाली स्पेस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आर्टरी में किसी तरीके का प्लेक बन गया, प्लेक मतलब होता है गांठ बन जाना, किससे बनेगा? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो यहाँ पर एंजाइना का समस्या उठता है। ये इट इज़ फील्ड एंजाइना में तब फील होगा आपको ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेन। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपके हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, आप ज़्यादा दौड़ लो, है ना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर थोड़ा बहुत रुकावट है तो थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई के लिए है, आप रेस्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन इन केस अगर आप ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन करते हैं, मान लो दौड़ने लग गए, हैवी एक्सरसाइज कर लिए, तो उसमें आपका हार्ट जोर जोर से बीट करने था, तो ज़्यादा ब्लड चाहिए हार्ट को भी, है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन, और उस कंडीशन में आपके हार्ट को ज़्यादा नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है, तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट होता है। तो आप फिर जब रेस्ट करते हो तो नॉर्मल हो जाता है। तो एंजाइना में ये भी देखने को मिला है कि आपको तब फील होता है जब आप फिजिकल स्ट्रेन यानी फिजिकली मेहनत करते हैं एंड रिड्यूसेज आफ्टर रेस्ट, और जब आप रेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ऑल थ्रू इन
एक्स्ट्रा के एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इट कुड बी नोटिस्ड इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हल्का फुल्का भी काम कर रहे हो तो उस समय पे भी आपका दर्द होने लगता है, या तो रेस्ट में भी हो, तो ये आपका मेन होता है। एंड समवन हु एग्जिबिट दिस सिम्टम्स एज एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, उसी को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, मैंने बताया था। यानी कि जिसको ये सिम्टम आ रहा है उसमें चांसेस हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, है कि नहीं, उनमें चांसेस है कि हार्ट अटैक आएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये था आपका एंजाइना पेक्टोरिस, ध्यान रखना हार्ट अटैक का, ठीक है। ये था आपका एंजाइना पेक्टोरिस। ओके चलो, अब टाइप्स ऑफ एंजाइना देखो, अभी पहले एंजाइना पढ़ लो, अब उसके बाद पहले एंजाइना हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा टाइम देना, आराम आराम से चलते रहेंगे, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ एंजाइना होता है, अलग अलग टाइप के एंजाइना होते हैं। जैसे एक होता है, ये आपका कोरोनरी आर्टरी दिखाया गया, सब कुछ तो खेल कहाँ पे है, सब कुछ कहाँ है बताओ भाई, है ना, कहाँ पर होता है, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक स्टेबल एंजाइना, सबसे कॉमन एंजाइना यही होता है, मोस्ट स्टेबल, सबसे कॉमन एंजाइना, कॉमन यानी कि सबसे साधारण तौर पर ज़्यादातर देखने को मिलता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में एक्चुअली होता क्या है, तो जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल, ये जो आप देख रहे हो कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है दोस्त, रास्ता है थोड़ा बहुत ब्लड को जाने के लिए, हाँ, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं, ये एक्चुअली क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ये भी एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी आता है एक नंबरिया में, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, यहाँ पर दो चीज़ हो जाता है, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो गया, उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट भी आके जमा हो गया, जो ब्लड क्लॉट अंदर में बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, वो ब्लड क्लॉट भी आके अंदर में जमा हो गया, एंड थोड़ा बहुत रास्ता रहने दिया, है ना, तो यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। कई बार क्या कहते हैं, एक होता है वेरिएंट एंजाइना, इसी को हम लोग पेरिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं, पेरिंज मेटल एंजाइना, पेरिंज मेटल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। इसमें क्या होता है, कई बार कोरोनरी स्पाज्म, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में किसी कारणवश थोड़ा देर के लिए स्पाज्म आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ना, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप संकुचित हो गया, हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएंट एंजाइना में क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेटर दे देंगे, तो जिससे डायलेट हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल वेरिएंट एंजाइना वगैरह कोरोनरी स्पाज्म। तो ओवरऑल आपने देखा स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना होता है, ठीक है। चलो, अब इसके कारण क्या क्या हैं, ईटियोलॉजी मतलब होता है कारण दोस्त, ईटियोलॉजी मतलब होता है कारण, है ना, यानी कि अगर आप एंजाइना समझोगे तो वही चीज़ें होता है हार्ट अटैक में भी, बस वहाँ थोड़ा विशेष हो जाता है, यहाँ पे हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रहा है, वहाँ ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो काफ़ी बार पूछा जाएगा CAD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, तो क्या आंसर करोगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज एंजाइना का, किसका बात कर रहे हैं, एंजाइना का क्या है, CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में होता क्या है, जो ये कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कहीं ना कहीं प्लेक बन जाता है, प्लेक मतलब होता है गांठ बन जाना, ये नहीं फैटी डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल फैटी डिपॉजिट, वही कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है, बिल्ड अप इन द आर्टरीज, है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्लेक कह देते हैं। मेकिंग दैम नैरो, नैरो मतलब होता है संकड़ा, जैसे इतना जगह था अभी यहाँ पर इतना जमा हो गया तो कितना कम जगह बचा, है कि नहीं, एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को कम कर देगा, पहला काम। दूसरा एक चीज हो सकता है स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, अभी आपने देखा वेरिएंट एंजाइना में कोई डिपोजिशन नहीं है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन किसी कारणवश कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, स्पाज्म मतलब संकुचन हो गया, तो उस वजह से, तो समटाइम्स आर्टरीज टेम्पोररीली, ध्यान रखना टेम्पोररीली होता है, कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा या स्पाज्म संकुचित हो जाएगा, जिससे कि ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं कम होगा और आपको यहाँ पर कोई प्लेक नहीं है, देयर इज नो प्लेक, ठीक है। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, कई बार आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि सिचुएशंस लाइक एक्सरसाइज, है ना, स्ट्रेस, कोल्ड वेदर,
हार्ट नीड्स मोर ऑक्सीजन, हार्ट नीड्स मोर ऑक्सीजन। हार्ट को अगर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उस कंडीशन में भी, और विच नैरोड आर्टरीज कैन नॉट मीट, जो नैरो हो चुकी है, संकड़ी हो चुकी है आर्टरी, वो नहीं दे पा रही है, तो इस वजह से भी आपको एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा। तो ओवरऑल किसके, और मैंने बताया था ना कि एंजाइना का हीरो कौन है, बताओ। एंजाइना का विलेन, विलेन बोल लो या हीरो, एंजाइना का मेन क्या है, कोरोनरी आर्टरी। जो भी हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जा रही है, या तो स्पाज्म हो जा रहा है, या तो आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, है कि नहीं। हाँ, तो पूछा भी जाता है कि एंजाइना में बताओ कौन सा ऐसा आर्टरी है जिसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाता है दोस्त। चलो बढ़िया है। और भी कुछ कारण है, जैसे कि देख लो सीवियर एनीमिया, अगर बहुत कम आपके रेड ब्लड सेल, आरबीसीज का मात्रा आपके बॉडी में बहुत कम है, हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, तो चूंकि आरबीसी का ही काम है ऑक्सीजन कैरी करना, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा आरबीसी कम हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है ये देखने को। रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई, या तो किसी का थिकेंड हार्ट मसल, जिसको हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मतलब होता है आपके दिल की मांसपेशियां थोड़ी मोटी हो गई हैं, थिकेंड हार्ट मसल, जिस वजह से वो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, है ना, और उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण से भी आपका हो सकता है, आपका क्या कहते हैं, एंजाइना आ सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर सही से ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट को तो आपको हो जाएगा, या तो हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ध्यान रखना, प्लेग बिल्ड्स अप द, के कहते हैं, यहाँ पर देखो एक इमेज बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा, ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर प्लेग बन गया, इस वजह से हो सकता है एंजाइना। एंजाइना में ये प्लेग जो बन गया ये इसकी वजह से। हार्ट अटैक में देखो कंप्लीट ब्लॉकेज, एक तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन पर से ब्लड क्लॉट, देखो ब्लड उधर जा ही नहीं पा रहा है दोस्त, है ना, तो ये हार्ट अटैक हो जाता है। समझ में आया, बोलो। अब समझ में आया तो आपको पैथो एग्जाम में आएगा, एंजाइना वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो पैथोफिजियोलॉजी बनाना भी बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है। देखो पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पेज भी भरता है आसानी से, तो मुझे अच्छा लगता है। आपको मन होगा तो पैथोफिजियोलॉजी बनाना, अदरवाइज ईटियोलॉजी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी मुझे अच्छा इसलिए लगता है, जो बीमारी का आसान है थोड़ा, इसलिए बताता हूँ, कारण क्योंकि इससे पेज भरता है और एग्जामिनर थोड़ा अच्छा नंबर देता है। ठीक है, बाकी बहुत आसान है। देखो मेन कारण लिख देना है, क्या क्या कारण हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल, ये देखो कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। दूसरा कारण है आर्टरियल स्पाज्म, जो कोरोनरी आर्टरी है वो कहीं ना कहीं जो आपका होता है वो संकुचित कर जाए, है ना, संकुचन हो जाए, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक बन जाए प्लस थ्रोम्बस, यानी ब्लड क्लॉट भी आ जाए, है ना, यानी कि ये आपका कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हो गया, यहाँ पर ब्लड क्लॉट भी आ गया, उस वजह से हो सकता है। तो ये कारण ऊपर में लिख देना, है ना, वही बोल रहा है कि ये ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है वो एक दिन में नहीं होता है, बचपन से आप खाते रहते हो, जो भी खाना है जिसका थोड़ा अनहेल्दी खाना है, जो डीप फ्राइड फूड वगैरह ज़्यादा खाता है, उसमें आपका घी तेल मक्खन वगैरह जो ज़्यादा खाता है, उसमें ये धीरे धीरे किसी में भी धीरे धीरे सब में ये जमा होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा जमा हो जाता है। तो ये जमा होने की वजह से ये कह रहा है सडन रिवर्सिबल, यानी कि एक बार अगर स्पाज्म हो गया तो हो सके फिर वो ठीक भी हो जाए, होता है ऐसा, एंड ये आपका धीरे धीरे होता है। ओवरऑल इन सभी के वजह से होगा क्या, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये भी पूछा जाता है। इस्चीमिया वर्ड का मतलब क्या है, इस्चीमिया वर्ड का मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी ऊपर में सारा इटियोलॉजिकल कारण लिख दो, है ना, जो कारण बनेगा, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही, जो भी कारण है वो लिख देना, उसके सारे एरो को मिला करके लिख देना, सबके कारण क्या हो रहा है, सबका मेन कारण क्या है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जा रही है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, एंड उससे क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्योंकि लो ब्लड जाएगा, ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन आता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, हाइपोक्सी, हाइपो वर्ड मतलब क्या हो गया, कम होना, यानी ऑक्सीजन का मात्रा कम हुआ, एंड ऑक्सीजन का मात्रा जैसे ही कम हुआ दोस्त, ये क्या बताओ, आपका वहाँ पर दिल में ध्यान रखना, यहाँ पर एंजाइना उठेगा, है ना, दिन में एंजाइना उठेगा, तो मेन आप यहाँ पर लिख देना कि एंजाइना उठ जाता है,
ये सब नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस एंजाइना लिख देना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिल में दर्द उठेगा, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है देखो, कॉजेज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न्स, है ना, क्या क्या कह रहा है, हाँ सबके बारे में लिखा हुआ है, किसमें क्या होता है नहीं होता है। चलो कह रहा है देखो, अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या हुआ, फैट बिल्डअप्स इन आर्टरीज ओवर टाइम, यानी कि धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरीज में जो फैट का बिल्डअप होना है या फिर किसी भी ब्लड वेसल्स में, तो उसको हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। आर्ट्रियल स्पाज्म मतलब क्या होता है, टेम्पररी जो आपका ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग आर्ट्रियल स्पाज्म कहते हैं। प्लेक रप्चर प्लस थ्रोम्बस, ये जो प्लेक है कई बार ऐसा होता है ये टूट जाता है ना, जिस वजह से यहाँ पर थ्रोम्बस भी बन जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो फैटी प्लेक्स आर्टरी रप्चर के कारण से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर प्लेक है, और प्लेक किसी वजह से रप्चर किया, रप्चर करेगा तो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, और अंदर में हो सके क्लॉट भी बन जाएगा क्योंकि डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। एंड इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, इस्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी हार्ट तक ब्लड की सप्लाई की कमी आपका इस्कीमिया कहलाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, तो इस्कीमिया अगर होगा तो कॉजेज हाइपोक्सिया, लो ब्लड सप्लाई होगा तो लो ऑक्सीजन मात्रा हो जाएगा, मीनिंग हार्ट मसल डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन, यानी हार्ट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा है। एंड क्या कर रहा है, इफ द ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस्ड, अगर ऑक्सीजन की डिमांड की कमी हो गई तो क्या होगा, लीड्स एंजाइना, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होगा, और टेम्परेरी ब्लड फ्लो इश्यूज की वजह से, है ना। एंड अगर ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस परजिस्ट कर गया तो अनस्टेबल एंजाइना, जैसा कि आपने देखा था स्टेबल एंजाइना में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा था, जबकि अनस्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉट भी बन जा रहा था, ये देखो ब्लड क्लॉट भी बन जा रहा था। तो यहाँ पर अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड क्लॉट भी बन जाते हैं, जो कि मोर सीवियर एंड डेंजरस कंडीशन, ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर और डेंजरस कंडीशन हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम की बात करो तो आपको चेस्ट पेन, सीने में दर्द देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, स्ट्रेस यानी, और देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एग्जाम में ऐसे ही लिखना पॉइंट वाइज, है ना, ऐसा नहीं कि एक बगैर से पैराग्राफ लिखते रहोगे, भरेगा नहीं पेज, पेज भरना भी जरूरी है। चेस्ट में दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट यानी कि थोड़ा सा अनईजी लगेगा, स्ट्रेस जैसा लगेगा, चेस्ट में स्क्वीजिंग यानी कि ऐसा लगेगा कुछ निचोड़ रहे हैं, बर्निंग शोल्डर पेन, कंधे में दर्द होगा, लेफ्ट शोल्डर में, खास करके किधर होगा, लेफ्ट शोल्डर में होता है, ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में समस्या होगी, एंड रफ्यूज स्वेटिंग, लगातार पसीना भी आ सकता है ना, लगातार पसीना वगैरह भी आ सकता है, ध्यान रखना। एंड आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम लोग क्या दवा का इस्तेमाल करते हैं, नो, ड्रग का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली कहेंगे कि भैया सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ दो, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से देखो कोई भी बीमारी आएगा एग्जाम में, नॉन फार्माकोलॉजिकल में स्मोकिंग लिख देना, हर बीमारी में ये अच्छा होता है स्मोकिंग को छोड़ देना। स्मोकिंग आपके हर बीमारी का कारण होता है धीरे धीरे, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना। तो क्वाइट स्मोकिंग, कंट्रोल वेट, मोटापा भी आप लिख सकते हो, कोई भी बीमारी हो कंट्रोल वेट, कार्डियोवास्कुलर में तो खास करके वेट कहता है मोटापा, एक शरीर का मोटापा 10 बीमारी का कारण बन सकता है, सिर्फ एक मोटापा, ध्यान रखना। तो कंट्रोल वेट आप आराम से लिख देना। लोअर डाउन द कोलेस्ट्रॉल, देख लो भाई यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का ही मात्रा ज़्यादा हो रहा था, तो कोलेस्ट्रॉल कम से कम खाए, और वो फाइबर्स ज़्यादा खाए, फाइबरस फूड यानी कि फाइबर जिसमें जैसे सलाद वगैरह ज़्यादा खाए, मेडिटेट करे, थोड़ा रिलैक्स हो, मेडिटेशन करे, और स्ट्रेस कम से कम ले, और हैवी मील ना ले, अवॉइड हैवी मील, यानी भर थरिया एकदम भर के खा लिया, अचड़ के कचड़ के एकदम से दाल भात चोखा अचार पापड़ ढाएँ ढाएँ एकदम से, वैसा नहीं करना, ठीक है। हाँ, रेगुलर चेकअप्स भी कराते रहना है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी दवा चलती है, काफ़ी पॉपुलर दवा है, नाइट्रेट्स में आती है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक सबलिंगुअल टैबलेट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है वो एक सबलिंगुअल टैबलेट है, यानी कि आपको जीभ के नीचे रखा जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है। एंड ये इसका तरीका ये होता है, ये जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन है एक्चुअली करता क्या है, आपका ये यहाँ जीभ के नीचे रखते हो तो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, एंड एब्जॉर्ब होकर के एक्शन शो करता है। और इसका एक्शन क्या है कि जो वो कोरोनरी आर्टरी है इसको डायलेट करता है, इसको ओपन करता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, कोरोनरी आर्टरी में। तो नाइट्रोग्लिसरीन, अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो तुरंत से एक नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे देना चाहिए, और वो रिलैक्स फील करेगा, कारण क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है उसको ये फैला देता है।
तो नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल स्प्रे या टैबलेट, स्प्रे के भी फॉर्म में आता है, टैबलेट के भी फॉर्म में आता है। रैपिडली रिलीव एंजाइनल पेन, रैपिडली एंजाइना के पेन को रिलीव करता है। एज इट ओपन्स अप कोरोनरी आर्टरी, किसको ओपन कर देता है? कोरोनरी आर्टरी को अच्छे से खोल देता है, ठीक है, गुड। एंड बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं, एंड बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर कल भी बताए थे, बेटवा सब क्या होता है? बकलोल होता है। बेटवा सब क्या होता है? बकलोल होता है, यानी लास्ट में लोल लगा रहेगा तो बीटा ब्लॉकर, जैसे एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल चल सकता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? बीटा ब्लॉकर आपके हार्ट रेट के मात्रा को, हार्ट रेट जो होता है ना, दिल के धड़कन का दर को कम करेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो बात को, कहीं ना कहीं आपका एक तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऊपर से आपका हार्ट रेट भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हो। तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर काम करता है, हार्ट के रेट को कम करता है। हार्ट रेट कम होगा तो दिल के प्रेशर को कम कर रहा है ना, दिल के काम को कम कर रहा है, तो कम ऑक्सीजन में भी रहेगा तो काम चलेगा। तो ये भी क्या करता है? दिस एजेंट्स एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि ये हार्ट रेट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। एंड स्लोइंग द हार्ट रेट, हार्ट रेट को स्लो करता है, जिससे कि वर्कलोड हार्ट पर कम होता है। एग्जाम्पल में एटिनोलोल एंड मिटोप्रोलोल। ये सब दवा का नाम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेन, तो नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि किसके द्वारा लिया जाता है? आपका सबलिंगुअल रूट के द्वारा लिया जाता है। फिर वैसे ही आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कल भी हम लोग उसी को कैल्शियम एंटागोनिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट मसल्स है, हार्ट मसल्स में जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी जस्ट यही काम करता है कि आपका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को कम करता है, यानी कि जस्ट बीटा ब्लॉकर के जैसा ये भी हार्ट रेट को कम करेगा, जिससे कि हार्ट पर प्रेशर कम होगा। और इवन जो कोरोनरी आर्टरी है, वो भी ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स में भी कैल्शियम की कमी को, एंट्री को कम करेगा, जिससे कोरोनरी आर्टरी में जो स्पाज्म होना है वो कम होगा, संकुचन होना कम होगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चीज़ें फैलाई जाएंगी, रिलैक्स किया जाएगा। तो बोला है देखो, दे ऑल्सो एक्ट बाय सेम मैकेनिज्म एज दैट ऑफ बीटा ब्लॉकर, जैसे बीटा ब्लॉकर काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। दैट इज डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम करेगा। स्लोइंग हार्ट रेट को स्लो करेगा। इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर, कट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी यूज्ड। अगर कोई पेशेंट है जिसको बीटा ब्लॉकर आप यूज नहीं कर सकते हो, उसको एलर्जी है, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, जो कि आपके हेल्पफुल होते हैं ट्रीटमेंट में अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ गया है। एंड मैंने बताया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कल क्या लगाएंगे? कल क्या लगाएंगे? पिन लगाएंगे। कल क्या लगाएंगे? लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, आज नहीं कल। कल क्या लगाएंगे? पिन लगाएंगे, यानी लास्ट में पिन लगा होता है, कल मतलब कैल्शियम। तो ध्यान रखना, एम्लोडिपिन, नीफेडिपिन, है ना, ये सब होता है। एंड और भी कुछ ड्रग्स है जैसे वेरापेमिल है, डिल्टिएजाम है, ये सब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। वैसे कुछ एंटी प्लेटलेट ड्रग भी दिया जाता है, जैसे एस्पिरिन आप सुने होंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, क्योंकि कई बार हो रहा है कि प्लेटलेट एग्रीगेट कर जा रहा है ना। अगर प्लेटलेट एग्रीगेट हो गया, प्लेटलेट एक जगह इकट्ठा हो गया, ब्लड क्लॉट बना रहा है, तो हम यहाँ पर ब्लड थिनर, खून को पतला करने के तौर पर एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करता है। देखो क्या कह रहा है, दीज आर ब्लड थिनर्स, ये ब्लड थिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड थिनर किसको कहते हैं? एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन पूछा जाता है। तो ब्लड थिनर जो कि एक्ट करता है प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देता है। एंड दस प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, एंड आर्टरी के ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर देता है। एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग कैन ऑल्सो बी यूज टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लॉट इंड्यूस्ड हार्ट अटैक, यानी कि एंटी प्लेटलेट ड्रग से जो क्लॉट के कारण हार्ट अटैक होना है वो भी कम हो जाता है, उसका रिस्क भी। एग्जाम्पल क्या है? एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रिल है। आप सारा ड्रग याद मत रखो, दो को याद रख लो, क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन। एस्पिरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एस्पिरिन, अशरफ अली कह रहे कोई बताएगा सर बिहार से है क्या? अरे भाई हम तो खुद बिहार से हैं। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो। फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जस्ट इसी के जैसा है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर कोई एंजाइना अच्छे से पढ़ लेता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 5 मिनट में पढ़ लेगा, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, बता दूंगा क्या। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एंजाइना? एंजाइना का मेन कारण क्या है? हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होना? नो। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट? हाँ, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है हार्ट में, आंसर बी। हर एक बच्चा आंसर करेगा, हर एक बच्चा आंसर करेगा। क्या बात है, दिल्ली वाली दिल्ली लेके भागल बिया,
चलिए बहुत बढ़िया। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइना सिम्टम, इसमें से कौन सा दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इमीडिएट रिलीफ करता है एंजाइना के सिम्टम को? एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन्स। तो मैंने बताया था नाइट्रोग्लिसरीन, जीभ के नीचे रखो, फटाक देखे, इमीडिएट रिलीफ कौन देता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ध्यान रखना, नाइट्रोग्लिसरीन। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना? सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा। हम कहते हैं ना इधर उधर छोड़िए, और अभी बस हर क्लास को जो हम करा रहे हैं क्रैश कोर्स में, देखो ये क्रैश कोर्स का क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। जो क्लास करा रहे हैं आपको 10 नंबर की तैयारी करा रहे हैं, एक क्लास 10 नंबर के लिए आप तैयार हो गए, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो जो भी दोस्त यार साखी संगति है सबको बोलो उदित फार्मेसी ऐप डाउनलोड करे और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करे। बीच में थोड़ा प्रचार भी कर दिए, हम कर रहे हैं, आप भी कर लिया कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना? एंजाइना का मेन सिम्टम क्या है बताओ? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, पहला ही ऑप्शन हो गया, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। चलो, व्हाट विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन एंजाइना? बताओ एंजाइना में कौन सा आर्टरी, पल्मोनरी, कोरोनरी, कैरोटिड, ऑर्टा, बताओ। ए राजा जी तनी जाई ना बहरिया, टूटा था बदन पोरे पोर। आहा हा, आंसर देख के तो मेरा मन गदगदा गया। क्या आंसर कर रहे हैं यार, देखो देखो ऐप पर बच्चों का आंसर, देख रहे हो? टूटता बदन पोरे पोर। क्या बात है, मजा आ गया। विच आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड? तो कोरोनरी आर्टरी, हर एक बच्चा आंसर कर रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज इस्चीमिया? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ पढ़ लोगे सब क्वेश्चन डील होगा, हर एक क्वेश्चन। व्हाट इज इस्चीमिया? इस्चीमिया क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल्स। क्या हार्ट मसल में इन्फ्लामेशन नहीं? इस्चीमिया मतलब लो ब्लड सप्लाई, मैंने बताया था। लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, एक्सेस, तो यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है ना, कोई भी टिश्यू में, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी इस्चीमिया। सॉरी, लैक ऑफ ब्लड होगा, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड आप कह सकते हो इस्चीमिया, लेकिन लैक ऑफ ब्लड टू टिश्यू, ब्लड कर लो तो ज़्यादा ऑप्शन है। ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि इस्चीमिया होगा तो हाइपोक्सिया भी हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो, बीटा ब्लॉकर्स हेल्प इन एंजाइना बाय, बीटा ब्लॉकर क्या करता है बेटवा, सब क्या करता है बताओ? तो बकलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, ये सब करता क्या है? हार्ट रेट को कम करता है ना, देखना, और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है? नो। रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड, यस, हार्ट रेट को कम करेगा और इससे ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा, तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। विच टाइप ऑफ एंजाइना इज मोस्ट कॉमन? एंजाइना बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का शुरू से ही। विच टाइप ऑफ एंजाइना मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन एंजाइना कौन सा है बताओ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया था, स्टेबल एंजाइना, हाँ स्टेबल एंजाइना सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वेरी गुड। अब देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन लगे हाँ तो उसी को रिलेट करके पढ़ो, इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा, वहाँ पर रुक रहा था। देखो, इट इज अ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेप्थ ऑफ हार्ट टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बटेड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वही कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है एंड ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से रुक चुका है, डिस्ट्रक्टेड हो चुका है। अनदर वे टू पुट इट इज इरिवर्जिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक सेल। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो कार्डियक सेल डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, कार्डियक सेल डैमेज होने लगता है। एंड इट इज कंडीशन when the blood vessels to the portion of heart stops, यानी ब्लड वेसल्स कोई पोर्शन ऑफ हार्ट है, हार्ट का कोई एक पोर्शन है जहाँ पर स्टॉप हो गया है ना, ब्लड नहीं जा रहा है, रिजल्टिंग क्या होगा बताओ? डेथ हो जाएगा, फेल्योर ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का वो पोर्शन फेल कर जाएगा एंड पंप नहीं कर पाएगा। एंड अगर राइट वे में अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है ना, जानलेवा हो सकता है। तो इसका भी इटियोलॉजी क्या होगा बताओ? अथेरोस्क्लेरोसिस, लगे हाँ तो लपेट दो, क्योंकि मेन कारण यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही हैं, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज है। प्लेक बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा हार्ट तक, सही बात है। ब्लड क्लॉट भी कई बार बन जाता है, कहाँ पर? वही आर्टरीज में, जिससे कि क्या हो जाता है? कंप्लीट ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है ब्लड फ्लो। हाँ,
हाई ब्लड प्रेशर, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर डैमेज कर सकता है आर्टरी को और उसको कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो अगर किसी में बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है तो वो प्लेक फॉर्मेशन करेगा, उससे होगा। स्मोकिंग तो होगा ही, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है तो चांसेस हो सकता है। अगर किसी को मोटापा है, ध्यान रखना, ओवरवेट है तो हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज़ होगा, एंड ये सब कहीं ना कहीं भविष्य में उसको हार्ट प्रॉब्लम करवाएगा, है ना। अगर किसी को डायबिटीज़ है, क्रोनिक डायबिटीज़ से भी प्रॉब्लम आता है। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो उससे भी हो सकता है। ये सब आपके कारण होते हैं जो आराम से आप लिखना है मन से बना बना के। एंड पैथोफिजियोलॉजी में भी सेम है कि जो आपका अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियल स्पाज्म, जो भी मेन कारण है वो ऊपर लिख देना। एंड सबका ओवरऑल मेन कारण क्या होता है, क्या होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया मतलब क्या हुआ, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, एंड लो ब्लड सप्लाई जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का मात्रा कम हुआ तो अभी पहले तो यहाँ ऑक्सीजन डिमांड जैसे कम हुआ तो एंजाइना होगा। एंड एंजाइना के साथ साथ अगर वहाँ थ्रोम्बोलाइसिस हो गया, यानी कि वहाँ पर ब्लड मतलब क्या कहते हैं, जो प्लेक है वो भी टूट गया, है ना, और वहाँ रप्चर हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो अगर परमानेंट थ्रोम्बस बन गया यानी कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, समझ रहे हो, अगर ब्लॉकेज हो गया तो नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस मतलब होता है टिश्यू डेड होने लगेंगे, टिश्यू डेड होने लगेगा, जैसे सेल डेड होने लगेगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, दिक्कत होगा। ये अब वही चीज़ें यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। एथेरोस्क्लेरोसिस आप आराम से पढ़ लेना क्या होता है, आर्टेरियल स्पाज्म अभी सब पढ़ चुके हैं, आप आराम से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। कि जैसे इसीमिया क्या है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ओवरऑल, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ेंगे आराम से हार्ट अटैक में हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, सडन चेस्ट पेन, अचानक से चेस्ट में दर्द एहसास होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट होगा, स्वेटिंग होगी, पाल्पिटेशन यानी कि शरीर थोड़ा सा पाल्पेट करने लग जाएगा, थरथराने लग जाएगा, है ना, स्वेटिंग होगी, नोजिया और वॉमिटिंग जैसा भी फील होगा, एंड थकावट महसूस होगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सिंपल सा, स्मोकिंग को बंद करो भैया, स्मोकिंग सेसेशन, डाइटरी चेंज, डाइट थोड़ा हेल्दी रखो, फाइबर्स वगैरह ऐड करो, बॉडी वेट मैनेजमेंट यानी वेट कम करो, फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करो। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर दे आर ट्रीटेड इन इमरजेंसी रूम, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है बताओ, सब चीज़ सेम है, कहाँ होता है, इमरजेंसी में होता है। समटाइम्स सर्जरी इज परफॉर्म्ड इज नोन एज एंजियोप्लास्टी, कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है जिसे हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंड इफ दिस ब्लॉकेज आर्टरी इज ओपनड बाय प्लेसिंग स्टेंट रख करके उस ब्लॉकेज को खत्म किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या दवा इस्तेमाल होगा, वही ब्लड थिनर यानी एस्पिरिन का इस्तेमाल होगा, जो कि ब्लड क्लॉट को ब्रेक करेगा, है ना, जो ब्लड क्लॉट बन गया कोरोनरी आर्टरी के पास उसको ब्रेक करेगा एंड आर्टरीज में ब्लड फ्लो को नॉर्मल करेगा। थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी जो क्लॉट बन जाता है अंदर में उसको थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक, लाइटिक मतलब डिसॉल्व करना, तोड़ने वाला, यानी थ्रोम्बोस को तोड़ने वाला ड्रग जैसे कि एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज वगैरह चलेगा। फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग जिसको हम लोग क्लोपिडोग्रिल है, ये भी करेगा ताकि वहाँ पर क्लॉट बने ना, इस तरीके की दवा चलेगी। हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन भी चलती है जिससे कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती है ना। बीटा ब्लॉकर भी चलेगा, बीटा ब्लॉकर जैसे मीटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एटिनोलोल, मैंने बताया था बेटवा सब क्या होता है, बकलोल, तो लॉल 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 लगा हुआ है। ये भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, कैसे, हार्ट मसल्स को रिलैक्स करेगा क्योंकि हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। एसीई इनिबिटर, याद करो, हार्ट एंटी हाइपरटेंसिव में बताया था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करके कर देगा। एंड एसी को जैसे बंद करते हैं तो इसका ट्रिक था परपराने लगता है, यानी लास्ट में प्रिल, देखो कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, रेमिप्रिल, ये सब हो गया। पेन रिलीवर्स के तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा पेन किलर भी टैबलेट वगैरह दे देंगे, है ना, तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन खत्म, इसीलिए मैंने दो डिजिट साथ में रखा था क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। व्हाट इज द, बस थोड़ा सा अंतर होता है, मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन बताओ, अब आप लोग आंसर करो, वायरल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो क्या आंसर हो जाएगा। हाँ, मैम की क्लास 8 बजे हो जाएगी, 8 बजे करवा देते हैं मैम की क्लास। कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन,
वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मायोकार्डियल इस्चीमिया, बताओ इसमें से कौन सा मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब क्या होता है, लो ब्लड सप्लाई, है ना। मायोकार्डियल यानी हार्ट के मसल्स को। कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ऐसा नहीं है। एक्सेसिव ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम नहीं, एक्सेसिव नहीं, लो ब्लड सप्लाई। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स या हाइपरट्रोफी। तो अगर ब्लड नहीं ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑक्सीजन भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी, है ना। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिविंग थ्रोम्बोलाइटिक इन एमआई, बताओ मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक में थ्रोम्बोलाइटिक्स देने का क्या प्राइमरी पर्पस है। तो थ्रोम्बोलाइटिक का नाम में ही पता चल रहा है, थ्रोम्बस यानी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। ये क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा ब्लड क्लॉट को, यानी डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, पहला ही ऑप्शन हो गया, डिसॉल्व करेगा ब्लड क्लॉट को। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम क्या है, सडन चेस्ट पेन, अचानक में सीने में दर्द होगा, हेडेक होगा, लेग पेन होगा, या डिजीनेस, चक्कर आएगा। तो सडन चेस्ट पेन, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड, सडन चेस्ट पेन होगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आराम से कर लोगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या कहते हैं, कॉमन कॉज क्या है, वायरल इन्फेक्शन, अथेरोस्क्लेरोसिस, लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन। तो अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन एक कारण बनता है हार्ट अटैक का। तो इसी के साथ आपका क्लास खत्म होता है दोस्त। देखो अभी समय कम है तो क्रैश कोर्स थोड़ा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एंड ध्यान रखना, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, हर दोस्त साथी संगति सबको सजेस्ट कीजिए और क्रैश कोर्स को लेकर के सबको बताइए। एंड एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर उन लोग को दे दीजिए, 92-193-03100, इस पर कॉल करें और कोर्सेज के बारे में जानकारी लें एंड ज्वाइन करें। एंड सभी लोग अच्छे से पढ़ें। थोड़ा प्रचार प्रसार मैं यूट्यूब पे अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ तो कोर्स में ही कर रहा हूँ, आप लोग कर देना ताकि सारे बच्चे आ जाएँ। एंड एक बार मैं क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग पोस्टर वगैरह दिखा देता हूँ, सारे बच्चे थोड़ा समझ जाएंगे। देखो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छे से धूम दबा के मस्त क्लासेस चल रही हैं। आप सभी लोग भी प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करवाइए, है ना, या तो करिए, मोबाइल नंबर डालिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करिएगा, कोर्सेज सेक्शन में जाकर के कोर्स परचेस कर लीजिए एंड अच्छे से पढ़िए। अगर आप कोर्स में 599 रुपये देते हैं तो यकीन मानिए आप 599 की जगह आपको बहुत, जितना कॉलेज में 60,000 दिए हैं ना, 70,000 दिए हैं ना, उससे बेहतर जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, एग्जाम में पास भी करेंगे। एंड उदित फार्मेसी नो डाउट बेस्ट प्लेटफॉर्म है डी फार्मा वालों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।